Hello students in today class we are going to discuss very much interesting important topic and relevant also because today is 15th of August. तो 15th of August में हम important topic discuss करने जा रहे हैं, that is the partition of India. इंडिया का partition क्यों हुआ? The first important cause was the separatist policy of the Muslims. Muslims जो थे वो हिंदूज के साथ एक साथ रहना नहीं चाह रहे थे, वो उनकी सेपरेट पॉलिसी थी, वो उनसे अलग रहना चाहते थे. दैट इज, इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स देख लीजिए, सईद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल एंड मोहम्मद अली जिन्ना. तो इन लोगों का ये मानना था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट रिलीजन. उनके फिलॉसफी, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, लिटरेचर सब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से. तो दैट्स वाई दे कांट लिव टुगेदर एंड दे कांट मेक ए वन नेशन. तो वो उनका वन नेशन कभी बन नहीं सकता, वो दे कांट लिव टुगेदर. और इसके साथ उन्होंने एक अलीगढ़ मूवमेंट चलाया. ब्रिटिश जो थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की थी. अब वो देख रहे थे कि मुस्लिम्स किस तरह से सेपरेशन चाहते हैं हिंदूज के साथ, और उन्होंने उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया. और कुछ लोगों को उन्होंने तलाश किया, जैसे उसमें सईद अहमद खान जैसे लोग उनको मिल भी गए जो ब्रिटिश कल्चर से, ब्रिटिश सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे और उस कल्चर को वो मुस्लिम कल्चर के अंदर अडॉप्ट करना भी चाहते थे. तो इस वजह से उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया. तो इस अलीगढ़ मूवमेंट का मतलब ये था कि यूके में एक इस तरह का प्लान बनाया जाए कि इंडिया में जो मुस्लिम्स रह रहे हैं उनके लिए वेस्टर्न एजुकेशन की, वेस्टर्न स्टाइल में उनको एजुकेशन दी जाए, जिससे कि मुस्लिम्स और ब्रिटिश के बीच में जो डिफरेंस बिल्कुल कम हो जाए. और जितना ब्रिटिश के नज़दीक जाएगा मुस्लिम, उतना ही वो हिंदुओं से दूर होता चला जाएगा. तो जो सेपरेट पॉलिसी थी, मुस्लिम्स तो ऑलरेडी सेपरेट होना ही चाह रहे थे और ब्रिटिश ने उनको कहीं ना कहीं एनकरेज जरूर किया अलीगढ़ मूवमेंट जैसे इंस्टेंसेस से. सो दैट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज, दैट वाज द सेपरेटिस्ट पॉलिसी ऑफ द मुस्लिम्स विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ अवर कंट्री. सेकेंडली, द फैनेटिकल हिंदुइज्म वाज आल्सो देयर. हिंदूज में भी कट्टरवाद कहीं ना कहीं था, जैसे वीर सावरकर, वीडी सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय. इन लोगों का ये मानना था कि इंडिया एक्सक्लूसिवली द लैंड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर ऑफ फॉरेन लैंड. मुस्लिम बाहर से आए हैं तो वो इंडिया उनके लिए एक प्रॉपर प्लेस नहीं है, इंडिया से उनको बाहर जाना ही होगा. दैट वाज द व्यूज ऑफ वीडी सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय. उनको फॉरेन कंट्री का मानते थे. तो इसका फायदा ब्रिटिश पीपल ने उठाया और उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की और अल्टीमेटली इंडिया को उन्होंने पार्टीशन कर दिया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, दैट वाज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. तो ब्रिटिश पीपल ने 1857 से पहले ब्रिटिश वर नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट द यूनिटी ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, क्योंकि 1857 में हिंदू और मुस्लिम दोनों ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े थे. तो लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि ये दो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, वन हिंदू एंड अनदर इज द मुस्लिम, और ये दो मेजर कम्युनिटीज़ हैं, यही अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाएंगे तो ब्रिटिश को यहाँ पर रहना और प्रॉफिट अर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो दैट्स वाई पर्टिकुलरली आफ्टर 1857 उनकी जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो उन्होंने उसको सीरियसली उसको अंजाम देना या सीरियसली उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया. और 1909 में जाकर वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ले आए. तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब था कि मुस्लिम मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स ओनली. और ये सेपरेट इलेक्टोरेट उन्होंने 1909 के एक्ट में स्टार्ट किया, मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स में, और 1919 के एक्ट में भी इसको और एक्सटेंशन मिला और 1935 के एक्ट में भी इसको और एक्सटेंशन मिला. तो ये जो ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, इसको उन्होंने डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू implement किया, अप्लाई किया. दैट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. देन अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ऑफ जिन्ना. जिन्ना का ये मानना था कि हिंदूज और मुस्लिम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, वो दो कंट्रीज हैं, एक कंट्री कभी नहीं हो सकती. और जिन्ना का सिर्फ एक ही स्टबबर्न, जिन्ना वाज जस्ट स्टबबर्न, और वो बहुत जिद पकड़ी हुई थी उन्होंने कि हम पाकिस्तान को लेकर रहेंगे. और ये एटीट्यूड जिन्ना का जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड था वाज चीफली रिस्पॉन्सिबल, जिन्ना को बोल भी सकते हैं कि बैकबोन ऑफ द कम्युनलिज्म, और इस वजह से बैकबोन ऑफ दिस पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑल्सो. तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड ऑफ जिन्ना वाज ऑल्सो समवेयर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द partition of the country. Then next important point is the Congress appeasement policy. appeasement policy का मतलब है कि कांग्रेस जो था वो मुस्लिम्स को नाराज नहीं करना चाहती थी. और मुस्लिम्स लीग के मेंबर्स के सामने कांग्रेस मेंबर्स अक्सर इस तरह से खड़े होते थे कि उन्होंने कोई गलती की हुई है,
गलती मतलब कांग्रेस ने ही कोई गलती की हुई है और वो मुस्लिम्स के सामने झुक जाते थे। उनकी जो अपीजमेंट पॉलिसी थी वो मुस्लिम्स को कभी नाराज़ नहीं करना चाहते थे। जैसे लखनऊ एक्ट हुआ, तो लखनऊ पैक्ट के अंदर 1916 में ये पैक्ट हुआ और उसके बाद लखनऊ पैक्ट में इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, कांग्रेस एक्सेप्टेड दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। मुस्लिम्स जो है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स हम एक्सेप्ट करते हैं। तो दैट वाज अ ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि आज जो मुस्लिम्स आपसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे हैं 1916 में, डेफिनेटली कल वो आपसे जाकर अपनी सेपरेट कंट्री भी मांगेंगे। तो ऐसा उन्होंने किया भी। तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, जो लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिया मुस्लिम्स का, दैट वाज अ ब्लंडर ऑन द पार्ट ऑफ कांग्रेस दैट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑल्सो। सिमिलरली 1932 में कॉम्युनल अवार्ड आया। कॉम्युनल अवार्ड में नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम्स, लेकिन कहीं ना कहीं सिख के लिए, यूरोपियंस और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड होने लगी। तो हम देख सकते हैं कि इस टाइम तक आते आते कंट्री के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होने की नौबत पहुंच रही थी। तो दैट वाज द कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिसी समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब इन सब पॉलिसीज की वजह से मुस्लिम्स जो थे उनको एनकरेजमेंट मिलता जा रहा था। कांग्रेस की तरफ से भी इनको एनकरेजमेंट मिल रहा है और ब्रिटिश की तरफ से भी इनको एनकरेजमेंट मिल रहा था सेपरेट होमलैंड के लिए, सेपरेट कंट्री बनाने के लिए। तो इस तरह से जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट इसमें आया, दैट वाज द डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ 16 अगस्त 1946। और इस डायरेक्ट एक्शन डे में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में। दिस डायरेक्ट एक्शन डे was observed on 16th August 1946 as डायरेक्ट एक्शन डे। और इस डायरेक्ट एक्शन डे में हुआ क्या, टू गेट फुलफिल देयर डिमांड ऑफ सेपरेट मुस्लिम होमलैंड आफ्टर द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। तो डायरेक्ट एक्शन डे में ये बोला गया कि जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे तो हम यहाँ पर एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड अपनी बनाएंगे। दैट वाज द डायरेक्ट एक्शन डे, वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब इन हालात के अंदर जब वायलेंस हो रहा है हिंदूज मुस्लिम्स का, 16 अगस्त 1946 में ये डायरेक्ट एक्शन डे लेकर आए थे। तो अब डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कंट्री में हालात इस तरह के हो चुके थे कि एक गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो पावर का ट्रांसफ़र कर दे, तो इमीडिएट ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। तो इंटरिम गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो इमरजेंसी के फॉर्म में के टाइम बनाई जाती है कि जब कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा राइट्स हो जाएं और देश को संभालना, बचाना बड़ा मुश्किल हो जाए, परमानेंट गवर्नमेंट कोई हो ना। तो जब तक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बनेगी तब तक इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया जाता है। और ऐसी ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, दैट वाज लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये 2 सितंबर 1946 में बनी। और लीग के इस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर कांग्रेस लीडर्स भी थे और लीग के मेंबर्स भी थे। तो इसको इंटरिम गवर्नमेंट को हम प्रोविजनल गवर्नमेंट या टेम्परेरी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और ये जो बनी थी ये फॉर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी इलेक्ट हुई थी अगस्त 1946 में, उसमें से ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। तो इंटरिम गवर्नमेंट में हम लोगों ने देख लिया कि उसके अंदर कांग्रेस लीडर्स भी थे और मुस्लिम लीडर्स भी थे। अब कांग्रेस लीडर और मुस्लिम लीडर्स इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा था, कॉम्युनल राइट्स तो चल ही रहे थे, जो भी हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट एक्शन डे के साथ साथ कॉम्युनल राइट्स इंडिया में शुरू हो चुके थे हिंदूज मुस्लिम्स के बीच में, और उसी बीच में इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी। तो कॉम्युनल राइट्स का जो थे उन्होंने एक बहुत डिस्ट्रक्टिव फेज आ चुकी थी इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि नौखली कलकत्ता के अंदर एक प्लेस है। अक्टूबर-नवंबर 1946 में वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त कम्युनल राइट्स हुए। अराउंड 5000 लोग तो उसमें मारे गए, मैस्केर हुआ, बहुत बड़ी तादाद में कत्लेआम हुआ, फोर्स्ड कन्वर्शन हुआ, हिंदूज को मुस्लिम्स बनाया गया फोर्सफुली, एबडक्शंस हुए, रेप्स हुए। तो ये सब जब कम्युनल राइट्स हो रहे थे तो ब्रिटिश को भी लग रहा था और इंडियन लीडर्स भी एक्सेप्ट कर चुके थे कि कहीं ना कहीं पार्टीशन कंट्री का होना ही है, दैट इज़ इनएविटेबल, उसको हम किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते हैं। तो अब फोर्सफुल, अब स्पीडी, ये पार्टीशन स्पीडी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, जिससे कि जो ये वायलेंस और कत्लेआम मचा हुआ है कंट्री के अंदर, वो अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगे, एक विराम लगे, उसके ऊपर कोई रोक लगे। तो दैट्स वाई माउंटबेटन प्लान इसके बाद आता है हमारी कंट्री में, जिसको 3 जून प्लान भी बोला गया। अब इस प्लान के अंदर डायरेक्टली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पार्टीशन हो जाएगा इंडिया का, हिंदूज मुस्लिम की जो 2 कंट्रीज बनेंगी उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी और वो सॉवरेन, उनको सॉवरेनिटी भी मिलेगी, सर्वोच्च शक्ति मिलेगी दोनों स्टेट्स को, और उसके साथ दोनों ही अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं। तो दैट वाज द 3 जून प्लान एंड दैट वाज एक्सेप्टेड बोथ बाय द कांग्रेस और लीग, दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और अल्टीमेटली
टू डोमिनियन में इंडिया डिवाइड हो गया ऑन 15th ऑफ अगस्त. दैट वाज वन पार्ट वाज द इंडिया एंड सेकंड वाज द पाकिस्तान. तो दिस वाई हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से कॉजेज थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. और सरदार पटेल ने को लास्ट में बोलना भी पड़ा कि अल्टीमेटली अगर हम पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करते तो इंडिया के अंदर इतने टुकड़े हो जाते इंडिया के. अगर हम पार्टीशन को एक्सेप्ट ना करते, वायलेंस इस लेवल तक पहुंच चुका था कि अभी तो दो ही पार्ट हुए, इंडिया एंड पाकिस्तान, और अगर हम एक्सेप्ट ना करते तो हो सकता है कि इंडिया के और ज़्यादा पार्ट बन जाते. तो दैट्स वाई द पार्टीशन वॉज इनएविटेबल. एंड स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वर द कॉजेज विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. Okay students, so you like and share the video and subscribe the channel to get videos on regular basis. Okay students, thanks.